हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल इसका नाम है वंश सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम जेवड़ू आप लोगों के लिए क्लास लेकर आए हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। सबसे पहले पार्ट में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, दूसरे नंबर पर मैंने प्रोटीन पढ़ाया था और आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से लेकर 5 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कैसे बन चुके हैं 2023 में, 2022 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने लाइव में दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि ये चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है और आपको पढ़ने की कितनी जरूरत है इस चैप्टर की। तो आपको बता दें, कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में है, बायोलॉजी का है, तो उसमें जेवड़ू आता है तब भी ये पढ़ सकता है। अगर कोई केमिस्ट्री में कोई बच्चा है तो जेवड़ू वाला एक चैप्टर है, वहां पर न्यूक्लिक अम्ल पूछा जाता है, तभी पढ़ सकते हैं। और इंटर में वंशागति का आणविक आधार चैप्टर है, तब भी ये न्यूक्लिक अम्ल वहां पढ़ाया जाता है। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को और इंटर वाले बच्चे को, दोनों के लिए इस चैप्टर की कितनी मतलब इंपोर्टेंस है आप लोग समझ सकते हैं। इस चैप्टर में आपको बता दें, जेवड़ू में 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं हर एक बच्चे से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना। और आपको मैं बता दूं, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि आपको जो बेनिफिट मिला है इस वीडियो से, जो नॉलेज मिली है, वो और भी बच्चों तक वो नॉलेज जरूर पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहली बात करता है, क्वेश्चन से पहले आपको नोट्स पढ़ाते हैं। ये है न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल है। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। तो आपको बता दें, पेपर में तुमसे पूछा जाएगा कि ये बताइए न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो तुमको बताना होगा फ्रेडरिक मिशन के द्वारा की गई थी, ठीक है, ने की। जबकि अल्टमान ने 1889 में न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज थी वो तो फ्रेडरिक मिशन ने की थी। ध्यान रखना, पस कोशिका से की थी। जो जख्म हो जाता तो पस पड़ जाता, तो पस कोशिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है, उस डब्ल्यूबीसी के केंद्र से निकाला था न्यूक्लिन, ठीक है। और अल्टमान ने इसकी जब प्रकृति को देखा तो ये अम्लीय प्रकृति की थी, इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम बोल दिया गया। आई थिंक क्लियर होगा। आपको बता दें, देखिएगा, ये बृहत जैव अणु होते हैं। तो आपको हम जैव अणु ही पढ़ा रहे हैं, तो बृहत का मतलब ये बड़े जैव अणु होते हैं, जो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रकों में न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि शरीर होता है, शरीर में कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र जो बने होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। मतलब कि जो गुणसूत्र के अंदर जीन होते हैं, जीन बने होते हैं डीएनए के। तो मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में बातें बताऊंगा कि डीएनए कैसे बनेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो अगर आपको न्यूक्लिक अम्ल बनाना है तो आपको न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगी तो निर्माण हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो चार्ट को मिस मत करना। और इस चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। चलो, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। लेकिन अगर पेपर में तुमसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा न्यूक्लिक अम्ल बना, तो याद रखना पहले आरएनए बना था, ठीक है। चलो, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बनेंगे, ठीक है। यहां तुम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाएंगी। और ये न्यूक्लियोसाइड जो होगा 2 चीजों से बना होगा, एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है फॉस्फेट समूह। ध्यान रखना कि जो फॉस्फेट समूह है PO4 3 नेगेटिव, आपको पता है यहां पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इस नेगेटिव के कारण ही आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। आपको बता दें, आपको बताना होगा डीएनए जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित अणु होता है, ध्यान रखिएगा। डीएनए की अम्लीय प्रकृति जो होती है, अम्लीय प्रकृति भी किसके कारण होगी, फॉस्फेट समूह के कारण होगी। तो आप पढ़ते हो ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ए का मतलब है एसिड, एसिड का मतलब ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आगे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांटा, पेंटोस रख रहा है।
पेंटोस शर्करा का मतलब होगा इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 पाई जाएगी। और यहां देख पा रहे होंगे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये है राइबोस शर्करा, ये है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। आपको क्या काम करना है, राइबोस शर्करा का फॉर्मूला याद करना है C5H10O5, C5H10O5 ये किया, ठीक है। और राइबोस शर्करा जो पाई जाती है वो मिलती है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो मिलेगी वो मिलेगी डीएनए में, ठीक है। ध्यान रखना राइबोस शर्करा का फॉर्मूला तुम याद रखना, इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो बन जाएगा आपका डीऑक्सीराइबोस शर्करा। सेम टू सेम फॉर्मूला पूरा का पूरा यही है, C5H10O5, बस एक ऑक्सीजन कम कर दोगे तो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा का। अब बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की, किसकी बात करी हमने, नाइट्रोजन क्षारक की। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। कितने प्रकार के होंगे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होंगे, जिसको बोलेंगे हम एजी। क्या बोलेंगे, एजी। समझ रहे हो ना, पत्नी जो होती है अपने पति से कहती है एजी, सुनते हो। अब एजी का मतलब, अबे गधे सुनते हो क्या, यहाँ पर एजी का मतलब यही है, शॉर्ट में वो जो बोल देते हैं। ए का मतलब समझो, मजाक कर रहा था, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन। तो प्यूरिन्स में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ए और जी। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, ठीक है। अब पिरिमिडिन्स होते हैं 3 प्रकार के। तो महिला क्या करी थी, पत्नी क्या करी थी, ए जी सुनते हो, हमारे लिए एक नया सूट ले आना, जो आजकल की जो छोरी पहनती हैं, जो कट पीस वाले होते हैं, यहाँ पे कटे पट्टी से जो आते हैं, बस में नहीं। तो आपको क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कट, CUT। क्या याद करना है, CUT, कट। तो C का मतलब होगा साइटोसिन, U का मतलब यूरेसिल, और T का मतलब थायमिन। बस में नहीं, एक बात और जान लेना, यूरेसिल जो होता है वो मिलता है आरएनए में, ऊपर कर देता हूं, यूरेसिल जो मिलेगा वो मिलेगा आरएनए में, और थायमिन जो होगा वो मिलेगा डीएनए में। आगे के एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, जबकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होगा, थायमिन जो होगा वो डीएनए में होगा, ठीक है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा और यूरेसिल आरएनए में नहीं पाया जाएगा, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसे देख सकते हैं पूरा अच्छे तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं आरएनए में उपस्थित क्षारक है 2019-2022, आपके सामने है बिल्कुल, देखिएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूरे नाम दे रखे हैं, 4 नाइट्रोजन क्षारक मिलते हैं। डीएनए में भी 4 होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं, बस में नहीं। डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता और आरएनए में थायमिन नहीं मिलता। तो हमसे पूछा आरएनए में उपस्थित क्षारक बताओ, तो इसमें जहां पर थायमिन शब्द होगा हम समझ जाएंगे कि वो गलत है। थायमिन ये नहीं आएगा, थायमिन ये नहीं आएगा, थायमिन ये नहीं आएगा, इसका मतलब तीनों के ऊपर के जो होंगे वो गलत होंगे, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। ग्वानिन, एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये वाला जो चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। क्या होती है, रतौंधी। विटामिन में कभी आप लोगों को जरूर पढ़ा दूंगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। निम्न में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी होता है, तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है। वंध्यता रोधी विटामिन होता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण वंध्यता बीमारी हो जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंगा हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है, जो गला होता है वो फूल जाता है। एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी होता है, तो ये होगा विटामिन, ठीक है। आगे निम्न में से अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, तो आपको बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल एक विशेष प्रकार का विटामिन है जिसको विटामिन सी बोलते हैं, जो खट्टे फलों में मिलता है। मैं आपको विटामिन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए देख लो। डीएनए में निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, यूरेसिल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता, 2022-2023 दोनों सालों से लगातार पूछा जा रहा है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता। अभी हमने देखा था
अब आप देख सकते हो कितने आसान प्रश्न हैं जो कि आपके सामने मैं लाइव खुद दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए, डीएनए का पूरा नाम देख लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा नाम है, कभी कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डीएनए बृहत जैव अणु हैं, तो जैव अणु के अंदर ही तुम पढ़ रहे हो, ये बड़े जैव अणु होते हैं जो मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। तो पेपर में आएगा कि आरएनए कहां बनता है, तो बोलेंगे केंद्रक में बनता है, ठीक है। इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता, साफ साफ बोला। ये वाली लाइन पूरी पूरी उठकर 2022 में 23 में आ चुकी है। अगर मुझे क्या काम करना होगा, अगर मुझे डीएनए बनाना है तो मुझे डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला की जरूरत पड़ेगी। 4 नाइट्रोजन क्षारक होंगे ATGC, इसमें तो मैं यूरेसिल नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब यूरेसिल नहीं मिलता, और फॉस्फेट समूह, ये तीनों चीजें आपस में जब मिल जाएंगी तो डीएनए का निर्माण हो जाएगा। अब देखो डीएनए की संरचना के बारे में, इसके दोहरे कुंडलित मॉडल को सर्वप्रथम 1953 में वाटसन तथा क्रिक द्वारा दिया गया था। तो वाटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक हैं, उन दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए का दोहरा कुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। यहां पर देख रहे हो, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो डीएनए है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का डायग्राम पूछ लिया जाता है अलग से, और कभी कभी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कभी कभी इसकी विशेषता के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इसकी क्या विशेषता है। पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, उसके बाद में इसके पॉइंट्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये लिखने होंगे। इसके मोस्टली पॉइंट जो होंगे वो आप इसके डायग्राम के आधार पर आप बना के लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो डीएनए है, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है। ध्यान रखिएगा कि ये एंगस्ट्रॉम जो दे रखा है, अगर ये नैनोमीटर में दे रखा हो तो 2 नैनोमीटर आएगा। एक डीएनए की कुंडली की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, अगर इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। 5s से स्टार्ट होती है तो ये खत्म होगी जाकर 3 पर, जो 3 से स्टार्ट होगी वो जाएगी 5 पर। एक चीज ध्यान रखिएगा, एडेनिन और थायमिन दिखाई दे रहा होगा, साइटोसिन ग्वानिन ये दिखाई दे रहे होंगे। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। एडेनिन और थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप एक एक बातों को ध्यान से पढ़ के जाना। 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहां पर आप S और P देख रहे होंगे, S को आप सल्फर मत समझ बैठना, S का मतलब यहां पर शुगर है, डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला है, P का मतलब यहां पर फॉस्फेट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डीएनए से संबंधित कुछ बातें। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे डीएनए के महत्वपूर्ण लक्षण। डीएनए की दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति विपरीत समांतर होती हैं। तो आप समझ चुके होंगे, एक स्टार्ट होगी 5 से तो 3 पे खत्म होगी, दूसरी 3 से शुरू होगी तो 5 पे खत्म होगी। आप ध्यान रखना, एक दूसरे के विपरीत समांतर होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण फॉस्फेट को पी बोलते हैं, एवं शर्करा को एस बोला मैंने, के अनेक अणुओं के मिलने से होता है। ये पार्श्व में लगे होते हैं। पार्श्व का मतलब होता है ये श्रृंखलाएं जो होती हैं दोनों साइड में लगी होती हैं। आगे देखो, डीएनए के अंदर की ओर नाइट्रोजनी क्षारक लगे रहते हैं, अंदर की तरफ लगे रहेंगे। हाइड्रोजन बंध द्वारा नाइट्रोजन क्षारक एक दूसरे से एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन तथा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन द्वारा जुड़े रहते हैं। तो एडेनिन और थायमिन के मध्य 2 बॉन्ड होंगे, साइटोसिन ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। डीएनए अणु का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, अगर नैनोमीटर में दे रखा हो तो 2 नैनोमीटर बोलना। हेलिक्स के प्रत्येक कुंडलन में 10 जोड़ी क्षारक उपस्थित होते हैं। तो ये 10 जोड़ी का मतलब होता है कि जैसे A डबल बॉन्ड T, C ट्रिपल बॉन्ड G, तो ये क्या है, जोड़ी में लगे रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखो 10 जोड़ी होंगे एक कुंडली में। आगे बढ़ो, डीएनए के प्रत्येक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक 2 परस्पर क्षारक एक दूसरे से 3.5
एंगस्ट्रॉम दूरी पर लगे हुए होते हैं। और इसको अगर हम नैनोमीटर बदलेंगे तो 0.34 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। डीएनए अणु में एडेनिन की कुल मात्रा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की कुल मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। इसे चारगाफ का तुल्यता का नियम भी हम बोल देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में चारगाफ की तुल्यता के नियम से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। जैसे एडेनिन की मात्रा 5% है, एडेनिन की मात्रा 5% है, तो साइटोसिन की मात्रा कितने परसेंट होगी? तो आपको क्या काम करना है, 50 में से घटा देना, 50 में से 5 गए 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर, अगर ये एडेनिन 5% है तो थाइमिन भी 5% होगा। 5 और 5 को दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 10%। 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा। 90 का आधा करोगे क्योंकि 2 समान भागों में बांटना है हमें, तो वह बचेगा 45। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइटोसिन की मात्रा 20% है तो बताओ एडेनिन की मात्रा कितने परसेंट होगी? तो ये 20% है, 50 में से 20 घटाएंगे 30 आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, जो भी तुमको दे रखा हो उसको 50 में से घटा देना, आपका आंसर पूछ लिया जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी संरचना हो जाएगी। डीएनए का डायग्राम की आप प्रैक्टिस जरूर करना क्योंकि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। डीएनए के कार्य, आइए। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। तो अगर आपको हम बता दें, माता पिता से जो कुछ लक्षण बच्चों में जाते हैं वो डीएनए के माध्यम से ही जाते हैं। और डीएनए जीन में होंगे, आपको बताया 50% माता के जीन, 50% पिता के जीन, 100% बच्चे में पहुंच जाते हैं। डीएनए स्वयं अपने संश्लेषण को निर्देशित करता है, इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि एक रोबोट मूवी थी, रोबोट मूवी में रोबोट अपने जैसे समान रोबोटों का निर्माण करता था। उसी तरीके से डीएनए की विशेषता होती है, यह अपने जैसे और भी डीएनए का निर्माण करता है। ठीक है, यह कोशिका की समस्त जैव क्रियाओं का नियमन करता है। तो आपको बताएं, कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होंगी, कोशिका के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होंगी, उन सभी रासायनिक क्रियाओं का अपने अंडर कंट्रोल रखता है डीएनए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें, आप इतने माइंड पर प्रेशर मत लीजिएगा कि सर समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश करिएगा, एक बार में चीजें हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन उसी एक चीज को जब आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपके वो समझ में आ जाएंगी। ये वाली बात मैंने क्लास में भी शायद एक बार बताई थी कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम उसे तुरंत उस चीज को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बोल दिया जाता है कि हमको सर समझ में नहीं आ रही तो छोड़ दी। आप हमेशा ध्यान रखें, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उसको आपको क्या काम करना होगा, 2 से 3 बार और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जो चीज समझ में नहीं आ रही, जब उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज तुम्हारे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस चीज को हमने क्या बोल दिया कि वो हार्ड है या हमारे समझ में नहीं आई और हमने तुरंत उसको छोड़ दिया, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और वो समस्या आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आ गई तो आपको वो तबाह करके रख देगी। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो जो भी तुम्हारी वीकनेस है उस वीकनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा दिमाग लगाओ, ज्यादा टाइम दो उसके लिए, तभी आपकी वो स्ट्रांग बन पाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं डीएनए और आरएनए की तरफ। बायोलॉजी पढ़ी या मान लो जैव अणु पढ़ा और डीएनए आरएनए ना पढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, डीएनए आरएनए में अंतर। पहला, डीएनए में होगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होंगी, दोहरा रज्जुक होता था ना डीएनए, और आरएनए एक रज्जुक होता है। कैसा होगा? एक रज्जुक होगा। अगला, डीएनए में आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन्स पाए जाएंगे। थाइमिन समझ रहे हो ना, डीएनए में तो थाइमिन होता है, लेकिन इधर आपको बताना है साइटोसिन मिलेगा और यूरेसिल मिलेगा। आपको पता होगा आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, डीएनए मुख्यतः कोशिका के केंद्रक के अंदर होगा और आरएनए ये कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव बोलते हैं, ये कोशिका द्रव के अंदर पाया जाएगा। डीएनए को देखो, ये अत्यधिक विशाल होते हैं और इनका आणविक भार जो होगा आणविक भार 6 से लेकर 16 × 10⁻⁶ म्यून के मध्य होगा। और ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से लेकर 40,000 म्यू के मध्य के बीच में होता है।
तो ये आप लोग देख पाएंगे, इसका आणविक भार ज्यादा होता है, इसका आणविक भार कम होता है। डीएनए में रिप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। डीएनए अपने जैसे और भी डीएनए का निर्माण कर सकता है, लेकिन आरएनए के अंदर यह विशेषता नहीं होती। आरएनए का निर्माण खुद डीएनए करता है। यह आनुवांशिक सूचनाओं का नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक सूचना होते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम डीएनए का होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण, शब्द पर ध्यान देना, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के अंदर कौन सी प्रोटीन बननी चाहिए, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम हमारे आरएनए का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहां गया, आगे बढ़ गया, ये रहा 2020। देख लो, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपके सामने डीएनए की संरचना दिखाई दे रही होगी। ठीक है, थोड़ी सी बातें बता देते हैं इसके बारे में। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया। इस संरचना में दो न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखलाएं परस्पर कुंडलित रहती हैं तथा एक दूसरे से क्षारक युग्मों के मध्य निर्मित होने वाले हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती हैं। चूंकि हाइड्रोजन बंध का निर्माण क्षारकों के विशिष्ट युग्मों के मध्य ही होता है, अतः दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं। एडेनिन सदैव थायमिन के साथ हाइड्रोजन बंध निर्मित करता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। साइटोसिन के सामने ग्वानिन है और एडेनिन के सामने थायमिन है। आप देख रहे होंगे 20 एंगस्ट्रॉम, यहां पर आप देख पाएंगे। डीएनए के द्विकुंडली संरचना आप लोग देख रहे होंगे। डीएनए की एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम देख पा रहे होंगे। दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आपको बता दें, ये बोर्ड एग्जाम 2020 में आया है, आपके सामने बहुत आसान है भाई, टेंशन मत लो। देखो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए बोलते हैं। तो आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 2022 देख लो, कितना छोटा प्रश्न आया है। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। चूंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी हम बोल देते हैं। ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को ये पढ़ाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, क्या देखा आप लोगों ने, इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने डीएनए को, न्यूक्लिक अम्ल को, डीएनए आरएनए में अंतर को, डीएनए की संरचना को, डीएनए की विशेषता को हमने अभी पढ़ा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो 2 लोगों को और शेयर किया करो। और हमारी बायोलॉजी की घुट्टी एक कोर्स चल रहा है, अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है तो बहुत ही आसान शब्दों में 100% गारंटी के साथ मैं इस कोर्स को दे रहा हूं। 499 रुपीज का है ओनली। और इस कोर्स के माध्यम से 100% जो बच्चा लेता है, जो देखता है, इसमें आपको पीडीएफ और वीडियोस दोनों मिलेंगी। तो आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी दोस्त है जो इस कोर्स को लेना चाहता है तो आप जरूर उसे सजेस्ट कीजिए, वो हमसे एक बार कांटेक्ट करें और जिससे कि हम उससे बात करें कौन सा कॉलेज है, कितनी तैयारी है। अगर आपको बता दें, कोई भी आपका मिलने वाला है जो बायोलॉजी वाला है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना, चाहे मैथ वाला बच्चा हो चाहे बायोलॉजी वाला हो, क्योंकि जैव अणु तो हर बच्चे के काम आने वाली है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कल हम मिलेंगे आपको रात 8 बजे। आपको जैसा कि पता होगा कि लाइव हमारी क्लास चल रही है, तो कल मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा और कुछ इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों को मैं समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय एंड सी यू।